हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 10 का ऑफिशियल पेपर है हमारा। इंग्लिश सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मॉडल पेपर सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका झारखंड बोर्ड के लिए ऑफिशियल है, ठीक है ना, 2022 से 23 वाले सेशन का, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे इसका पेपर सेट 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है टोटल यहाँ पे जो सब्जेक्टिव है आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा। और 40 नंबर कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10 नंबर यहाँ पे आपका जो है रीडिंग सेक्शन रहेगा, ठीक है ना। 10 नंबर आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा, 6 नंबर ग्रामर रहेगा, जबकि 14 नंबर लिटरेचर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया, इस तरीका से अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। और देख लीजिए आपके पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा गया, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इस पे डिटेल अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना पेपर डिस्कस करूंगा इस पे भी कि धीरे धीरे आपको इसका आदत सा हो जाएगा कि इसको आपको ध्यान में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना, कि क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, क्या क्या निर्देश दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग यहाँ पे जो है इस पेपर को डिस्कस करना हम लोग यहाँ पे शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और एक एक करके मैं इसको जो है पार्ट पार्ट करके बहुत सारे जो पेपर आएंगे वो भी, और जो पेपर मेरे पास जो ऑलरेडी बन के रेडी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब तक ऑफिशियली जो है झारखंड बोर्ड ने एक ही पेपर जो है यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसको पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है और भी क्वेश्चन रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे बातें समझ में आ गई है ना कि 40 नंबर का जो आपका 1.5 घंटा के लिए समय दिया जाएगा सब्जेक्टिव पेपर के लिए, उसमें आपका कैसे आपको 40 नंबर दिया जाएगा ये बात समझ चुके होंगे। 40 नंबर रीडिंग, 40 नंबर राइटिंग, 6 नंबर ग्रामर और 14 नंबर राइटिंग सेक्शन का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग रीडिंग सेक्शन के बारे में फिलहाल अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो रीडिंग सेक्शन में जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एक पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, यानी 7 क्वेश्चन इसके पास दिया गया है और आपको क्या करना होता है, सिर्फ 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर करना होता है, ठीक है ना। तो 5 दूना का 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आराम से जो है एक एक करके पैसेज यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग सेक्शन का, ठीक है ना। तो पैसेज यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए यहाँ पे कि द हॉर्स, घोड़े के बारे में, ठीक है ना। द हॉर्स इज अ डोमेस्टिकेटेड वन टोड hoofed mammal. The natural lifespan of a domesticated horse is about 25 to 30 years. 10 years down from what it was in the wild. तो कहने का इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, इस पैसेज में कहा जा रहा है कि हॉर्स एक पालतू जानवर है, घोड़ा एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, पालतू जानवर है, जो कि वन टो होता है, उसका एक ही टो होता है। हुक मतलब थोड़ा सा उठा हुआ, पीठ जो उसका होता है ना थोड़ा सा हल्का उठा हुआ ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए हुक्ड ममल कहा जा रहा है। अब ममल कहने का मतलब क्या है, ये धरती पे रहने वाला है, ठीक है ना। पानी में रहता है तो एक्वेटिक कह सकते थे, है कि नहीं, लेकिन धरती में रहता है तो ममल कह दी, है ना। तो द नेचुरल लाइफ स्पैन मतलब इसका जो जीवन काल जो होता है डोमेस्टिकेटेड हॉर्स का, वो करीब करीब 25 से लेकर 30 साल तक का होता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है करीब करीब 10 इयर्स डाउन होता है। मतलब 10 इयर्स डाउन करने का मतलब क्या है, जो वाइल्ड जो पहले होते थे, मतलब पहले जो है जब हम लोग पालना चालू नहीं किए थे तो पहले कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, है ना। तो तब इनका जो उम्र होता था करीब करीब 10 साल और ज्यादा हुआ करता था, लेकिन पालतू जो है उनका 10 साल करीब अंदाजा कम हो सकता है, ठीक है ना। तो वन कैन टेल अ हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज, मतलब कोई व्यक्ति जो है इसको गिन भी सकता है, इसके दांतों को गिन सकता है और उसको गिन के इसका एज को बता सकता है, ठीक है ना। तो दे गेट ऑल देयर टीथ बाय द एज ऑफ 5, और 5 साल होते होते उनका सारे दांत निकल जाते हैं। आफ्टर विच दोज टीथ जस्ट गेट लॉन्गर, उसके बाद क्या होता है, उनका जो टीथ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ते रहते हैं, लंबा होते रहते हैं, लेकिन जितना दांत उनको निकलना रहता है वो 5 वर्ष की उम्र तक निकल जाता है, ठीक दोस्तों। चलिए, तो हॉर्स कांट ब्रीथ थ्रू देयर माउथ, दे हैव 10 डिफरेंट मसल्स इन देयर ईयर्स, हॉर्सेस हैव अ नियरली 360 डिग्री ऑल अराउंड विजन। मतलब क्या है यहाँ पे कि वो जो है ब्रीथ नहीं कर सकते, अपने मुंह से सांस नहीं ले सकते, बल्कि उनके जो ईयर्स होते हैं, उनके जो कान होते हैं, उसमें करीब 10 गो अलग अलग मसल्स होता है, ठीक है ना, मांसपेशियां होती है जिसके मदद से वो लोग जो है ये करते हैं, ठीक है ना। तो हॉर्सेस हैव नियरली इतना करीब करीब 360 डिग्री उनके पास होता है घूमने का, बट द ओनली प्लेस दे कैनोट सी इज डायरेक्टली बिहाइंड और राइट इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब जो है अपने सामने
या यह कह सकते हैं यहाँ पे कि बिहाइंड, डायरेक्टली जो है अपने पीछे वो लोग नहीं देख सकते ना। देयरफॉर इट इज अनसेफ टू स्टैंड बिहाइंड अ हॉर्स, इसीलिए कहा गया है कि घोड़ा के पीछे मतलब आपको रहना अनसेफ हो सकता है, असुरक्षित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच ऑफ द हॉर्स टू आई वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब इनका जो हर एक आई जो हर एक आंख जो है इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है ना, अलग अलग, एक आंख से काम करेंगे दूसरा रेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, अ हॉर्स कैन स्लीप स्टैंडिंग अप एज ही इज एबल टू लॉक हिज लेग मसल्स विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग, मतलब जो घोड़े होते हैं खड़े खड़े भी मतलब जो है सो सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, लेग मसल्स में क्या की मदद से क्या करते हैं वो लोग अपने पैर को लॉक कर सकते हैं, बांध के रख सकते हैं, विच प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम फॉलिंग, जो उन्हें गिरने से बचाता है। ठीक है दोस्तों, एज हॉर्सेस बिकम मोर डोमेस्टिकेटेड ह्यूमन हैव डेवलप्ड मोर यूजेस फॉर देम, मतलब जैसे जैसे घोड़े पालतू बनते चले गए वैसे वैसे लोगों ने उनका ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सच एज सर्विंग एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे यातायात के साधन के रूप में, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मनोरंजन के साधन के रूप में। एंड टुडे हॉर्सेस कैन बी फाउंड इन द केयर ऑफ ह्यूमंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब आजकल जो है घोड़ों को पाया जाता है किस रूप में, इन द केयर ऑफ ह्यूमन, इंसानों का, मानव जाति का केयर के लिए, देखभाल के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि पैसेज आपको समझ में आ रहा होगा, और इस पैसेज के आधार पे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ पे झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है और आंसर मैंने खुद इसको सेट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे कि व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेज, जो पालतू जानवर पालतू घोड़े होते हैं उनका जीवन कितना होता है, उनका लाइफ स्पेन कितना होता है, तो आंसर क्या है, द नेचुरल लाइफ स्पेन ऑफ अ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25 to 30 ईयर्स, जो नेचुरल लाइफ स्पेन होता है, जो सामान्य तौर पे जो प्राकृतिक जीवन काल होता है पालतू घोड़े का, वो करीब करीब 25 से लेकर 30 साल तक का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वन काउंट अ हॉर्स एज, किसी घोड़े का एज को कोई कैसे गिन सकता है, तो आंसर क्या है, वन कैन टेल अ हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज, मतलब कोई भी व्यक्ति क्या होता है उसके दांतों की संख्या से बता सकता है कि जो हॉर्स का, घोड़े का एज क्या है, घोड़े का उम्र क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट नॉट सेफ टू स्टैंड बिहाइंड अ हॉर्स, मतलब घोड़े के पीछे में खड़ा होना अनसेफ क्यों माना गया है, सेफ क्यों नहीं माना गया है ना, असुरक्षित क्यों माना गया। ठीक है, तो आंसर है कि हॉर्सेस हैव अ नियरली 360 डिग्री ऑल राउंड विजन, उनका करीब जो विजन होता है वो 360 डिग्री के करीब करीब हो सकता है। एंड द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी इज डायरेक्टली बिहाइंड और राइट इन फ्रंट ऑफ देम, और वो क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली जो है अपने पीछे या राइट वगैरह पे इन फ्रंट ऑफ देम नहीं देख सकते। एंड देयरफॉर इट इज अनसेफ टू स्टैंड बिहाइंड अ हॉर्स, इसी वजह से कहा गया है कि असुरक्षित है उनके पीछे, मतलब घोड़े के जो पीछे खड़ा होना असुरक्षित होता है, अनसेफ होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू हॉर्सेस हेल्प ह्यूमन, जो घोड़े होते हैं ह्यूमंस को यानी इंसान को कैसे मदद करते हैं, तो आंसर क्या है, हॉर्सेस बिकम मोर डोमेस्टिकेटेड एंड सर्व एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो आंसर क्या है दोस्तों कि जो घोड़े होते हैं यहाँ पे ज्यादा पालतू बनते गए हैं और लोगों का ये मदद करते हैं, इंसानों का मदद करते हैं एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन के रूप में, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मनोरंजन के साधन के रूप में, घोड़सवारी वगैरह करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। अब 5 नंबर सवाल आपके पास है कि फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ, एंटोनिम्स का मतलब दोस्तों उल्टा शब्द यानी कि विलोम शब्द, किसका विलोम शब्द आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है आपका इनडायरेक्टली का। ठीक है ना, गिवन पैसेज, जो दिया गया पैसेज है उससे आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट या डायरेक्टली। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट या डायरेक्टली। इनडायरेक्टली का क्या होता है उल्टा शब्द, डायरेक्ट या डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए, ध्यान से आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है आपको। ठीक है ना, किसका इस्तेमाल करके, इंटरटेनमेंट और प्रिवेंट्स का। ठीक है ना, प्रिवेंट मतलब होता है बचाव करना, बचाना, और इंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, मनोरंजन करना। ठीक है दोस्तों, मनोरंजन करना, तो इनका इस्तेमाल करने को क्या करना है, वर्ड बनाना है, मतलब वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना, तो द हॉर्सेस सर्व एज सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, पहला सेंटेंस हो गया कि जो घोड़े होते हैं मनोरंजन के साधन रूप में काम करते हैं, सर्व करते हैं, सेवा करते हैं। ठीक है,
सेकेंड हमारे पास है कि लेग मसल्स प्रिवेंट अ हॉर्स फ्रॉम फॉलिंग। जो लेग मसल्स होते हैं घोड़े को मदद करते हैं या बचाव करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फॉलिंग मतलब गिरने से। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका बहुत आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है, यहां से यहां तक देख लीजिए, इसके बाद खाली जगह फुल स्टॉप तक, यहां से यहां तक देख लीजिए, उसके बाद यहां तक खाली स्थान तक। आपको क्या करना है, सिर्फ कंप्लीट करना है, इसका मीनिंग तो बताना नहीं आपको, है कि नहीं। तो इस प्रकार से डायरेक्ट सेंटेंस मैंने तो पहले बता ही दिया हुआ है, आपको दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइटिंग स्किल में आते हैं। ठीक है ना, तो राइटिंग सेक्शन आपके पास कितना है, 10 नंबर का है। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन में आपके पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 10 नंबर आपका कंपलसरी है, जबकि 8 और 9 में से कोई एक आप बना दीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 8 नंबर सवाल पढ़ लीजिए यहाँ पे कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। कि अपने छोटे भाई को आपको लेटर लिखना है और उसे बताना है समय के महत्व के बारे में, टाइम का जो इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में अपने छोटे भाई को आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे रातू रोड रांची 29 मार्च 2023। आप सोचेंगे 29 मार्च क्यों, तो एग्जाम का डेट है 29 मार्च, इसीलिए मैंने 29 मार्च लिखा हुआ है, क्योंकि ये डेट अब तक आया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, जो भी नाम आपका होगा, जो भी आपका यंगर ब्रदर होगा उसका नाम लिख देना है। ठीक है ना, उसके बाद लिखना है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है उसको बता दे रहा हूँ कि आई गोट योर लेटर स्टडी, आई केम टू नो दैट यू वेर अमंग टॉप 10 इन योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, गॉड विल क्राउन यू विथ अ ग्रेट सक्सेस इन फ्यूचर। मतलब मैंने तुम्हारा लेटर पिछले दिन पाया और मुझे जानने में आया कि तुम प्री बोर्ड में टॉप 10 में आए, है ना। तो गॉड विल क्राउन यू विथ अ ग्रेट सक्सेस इन फ्यूचर, भगवान जो है तुम्हें बहुत अच्छा सक्सेस, बहुत अच्छा सफलता से भविष्य में संवारेगा, क्राउन करेगा। ठीक है ना, सुशोभित करेगा। ठीक है, Perhaps you will still do not use most of the time in studies। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम ज्यादा समय पढ़ाई में नहीं बिताते हो। I am telling this, मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि because I know your capability, मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी ताकत मुझे पता है। अब बड़ा भाई है तो पता तो रहेगा ही, है कि नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहा है। यू कैन बी फर्स्ट इन योर क्लास, तुम अपने क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, एंड विल ऑलवेज बी एट द टॉप लेवल ऑफ एनीथिंग कंसर्न, और उससे संबंधित हर एक चीज में तुम जो है टॉप लेवल पे हो सकते हो। बट फॉर दिस यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडीज, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एज वी सो वी रीप, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, दिस इज द टाइम इन विच यू हैव टू सो एज मच एज यू कैन, so that when you reap you will have desired result। मतलब यही समय है जब आप जो जितना बो सकते हो उतना बो दीजिए, क्योंकि काटने के समय आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये भी आपका मुहावरा हो गया, फ्रेजेज वर्ड हो गया, मतलब समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग अनअप्रोप्रिएट, इसी वजह से जो है फालतू के काम की चीजों में अपना समय बर्बाद मत करना। इट इज द टाइम व्हेन विच विल टर्न इनटू गोल्ड और टर्न आयरन, ये वही समय है जिससे जो है आपका विच टर्न मेटल, जो मेटल को या तो सोना में बदल देगा या तो लोहार का लोहा रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपको लिख देना है, प्लीज लेट मी नो हाउ यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया हुआ है कि मुझे जरूर बताना कि जो है कैसे अपना समय का इस्तेमाल तुम करते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिख देना है योर एल्डर ब्रदर, अपना नाम लिख दीजिएगा। मैंने खुद का अपना ही नाम लिख दिया हुआ है, ठीक है ना, अपना नाम लिख दिया, आप अपना नाम लिख सकते हैं। जब तक कोई नाम दिया नहीं गया तब तक अपना नाम आप लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, आप देख लीजिए। 8 मैंने बता दिया, वैसे तो एक ही लिखना है, लेकिन मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ, दोनों में से जो आपको सही लगेगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो देख लीजिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 9 नंबर, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। मतलब अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, उन्हें बताना है कि ज्यादा से ज्यादा जो किताबें हैं आप लाइब्रेरी में उपलब्ध करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको बतानी है। ठीक है ना, चलिए तो मैं आप लिख देता हूं कि टू द हेडमास्टर दयानंद आर्य विद्या पब्लिक स्कूल कमरे रांची, डेट दे दिया मैंने, सब्जेक्ट लिख दिया हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अपने स्कूल का नाम, कोई भी स्कूल का नाम लिख दीजिए, कोई भी डेट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इतने बातें आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे इसके आगे वाले पार्ट में आपको बता रहा हूँ, है ना। इसके आगे आपको पार्ट क्या लिखना है, यहाँ पे आगे आपको पार्ट लिखना है यहाँ पे शर, है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, शर, इस प्रकार से, जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, लिखना है आपको यहाँ पे शर
विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई शिवम कुमार सिंह, जो भी नाम आपका रहेगा नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको वहां पे लिखना है कि आई बेग टू से दैट आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th एट योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल में क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, एंड आई वांट टू गेट अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कोई भी किताब का नाम लिख दीजिए। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि मैं इंग्लिश ग्रामर की किताब चाहता था आपके लाइब्रेरी से, स्कूल लाइब्रेरी से, एंड आई हैव नॉट गेट इट एज येट, लेकिन अब तक मुझे ये मिला नहीं है, ठीक है। तो आई एम फीलिंग दैट, मुझे महसूस हो रहा है कि द स्कूल लाइब्रेरी डज नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ दिस बुक, कि स्कूल लाइब्रेरी के पास इस तरह की बहुत ज्यादा किताबें नहीं है, ठीक दोस्तों। चलिए, तो आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू गेट मोर कॉपीज ऑफ सच बुक, किस प्रकार की जो है ज्यादा किताबें आप लाइब्रेरी में मंगवा लीजिए, इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक दोस्तों। और लास्ट में आप लिख देना आपको थैंकिंग यू योर ओबेडिएंट स्टूडेंट, उसके आपका आज्ञाकारी छात्र, उसके बाद नाम लिख दीजिए, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, जो भी लिखना आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सवाल नंबर 9 है एप्लीकेशन वाला, वो भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों में से कोई आपको एक बनाना है, दोनों बनाने का कोई जरूरत नहीं है, मैंने दोनों बता दिया हुआ है, जो आपको अच्छा लगेगा आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9 कंप्लीट हो गया। हम लोग आज फिलहाल बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ठीक दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है। तो 10 आपके पास यहाँ पे है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, मतलब अपने जीवन में आने वाले जो आया था आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे है पहला, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है जो टॉपिक है, द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, मतलब आपके जीवन में जो सबसे बड़ा आनंददायक खुशी वाला दिन कौन था, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि शैल आई एवर फॉरगेट द डे विच ब्राउट मी फॉर्चून, क्या मैं उस दिन को कभी भूल सकता हूँ जो मेरे जीवन में भाग्य लेकर आया था, किस्मत लेके आया था, है ना। द मेमोरी ऑफ द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ इज स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, कि जो मेमोरी है, जो यादें हैं हैप्पीएस्ट डे का, जो कि मेरे जीवन का है ना, अब तक मेरे माइंड में, अभी तक मेरे मन में फ्रेश है, ताजा है, ठीक है। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, या मैं जब मॉर्निंग में उठा, आई कुड नॉट एक्सपेक्ट दैट इट वुड बी अ लकी डे इन माई लाइफ, तो मैं महसूस ही नहीं कर पाता, मतलब आई कुडंट एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद ही नहीं कर पा रहा था कि यह दिन मेरे लिए जो है लकी दिन होने वाला है। एज आई टूक अ ग्लांस, मैंने जैसे एक नजर डाला, कहाँ पे, द हिंदू न्यूज़पेपर लाइंग ऑन माई टेबल, ऑन द टेबल, जो मेरे घर के टेबल पे द हिंदू न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, तो जैसे उस पे मैंने एक नजर डाला हुआ, तो मैंने क्या पाया, आई फाउंड टू सरप्राइज दैट, मुझे सरप्राइज हुआ ये जानकर कि माई टीम हैड वोन द फर्स्ट प्राइज इन द इंटर, यहाँ पे इनर नहीं लगेगा, इंटर लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लगे इंटर, टी लगा दीजिए, INTER, इंटर स्कूल फुटबॉल मैच एट द स्टेट लेवल। तो मुझे क्या पता चला यहाँ पे कि स्टेट लेवल पे मेरा जो क्लास है, मेरा जो टीम है, उसने क्या किया, फुटबॉल मैच जीत लिया हुआ है ना। एंड माई मदर इम्प्रेस्ड मी, मेरी मदर ने मुझे इम्प्रेस किया, गले से लगा लिया, लविंगली, बड़े ही मतलब जो प्यार से। एंड एज आई अनाउंस द न्यूज, जैसे मैंने न्यूज बताया कि छपा हुआ है पेपर में, तो मेरी मदर ने मुझे इम्प्रेस कर लिया, ठीक है ना, गले से लगा लिया। एंड आई वाज ऑन 7th हेवन, मैं 7वें आसमान में था, ठीक है, 7वें आसमान में था, विथ एक्साइटमेंट, खुशी के मारे, ठीक है। आई हैड अ स्ट्रोक ऑफ लक, मुझे भाग्य मिला हुआ था। एंड माई नेम वॉज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन ऑफ टेलीविजन, और मेरा जो नाम था वो टेलीविजन के स्क्रीन पे छप रहा था, बार बार उसमें आ रहा था, डिस्प्ले हो रहा था। द एंटायर स्टेट हैड सीन द परफॉर्मेंस ऑफ माई टीम, अब पूरा का पूरा जो राज्य है, पूरा का पूरा जो स्टेट है ना, उसने हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे टीम के परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को देखा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में, है ना। इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में, ठीक है। तो वास्तव में दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ, कि वास्तव में वही जो ऐसा समय था जो मेरे जीवन का हैप्पीएस्ट मोमेंट था, सबसे अच्छा मोमेंट था, सुकून भरा, खुशी भरा जो पल था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो सेट 1 है मॉडल सेट का, उसका पहला पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया हुआ है, और दूसरे पार्ट में हम लोग ग्रामर और लिटरेचर से संबंधित हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, और मैं सीधा सीधा उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो
वीडियो को लाइक कीजिएगा है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ उसमें आपको कहीं दिक्कत है, किस तरह की परेशानी है, किस तरह की वीडियो बननी चाहिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी जो बढ़िया तरीका से चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके जस्ट जो है इस वीडियो का पहला पार्ट है, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में तुरंत मैं ग्रामर और लिटरेचर जो सेक्शन है किताब वाले उसे मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो दोनों वीडियो साथ साथ ही आप देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए और बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने के लिए आप मेरे से जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और मेरे चैनल का नाम है दोस्तों बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यह वीडियो फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।